महाभारत मिथ और हिस्ट्री गूज़बम्प्स आने इसको देखते थे क्योंकि महाभारत का नाम सुन के ना रोंगटे से खड़े हो जाते हैं। अबू फजल लिखता है कि लोगों का ये मान्यता है कि 4500 अप्रोक्सीमेट साल पहले यहाँ पे महाराज युधिष्ठिर का शासन हुआ करता था। वो डेटिंग भी दे रहा है, एग्जैक्ट डेटिंग। युधिष्ठिर महाराज। वी हैव रेफरेंस ऑफ देवकी पुत्र कृष्णा डायरेक्टली इन उपनिषद। बुद्धिस्ट सोर्सेस में भी कृष्ण का वर्णन है, कैसे देवकी पुत्र कृष्ण थे। देन ही वेंट टू ऑल ओवर इंडिया एंड देन ही सेटल्ड इन द्वारका। ये सारा स्टोरी बुद्धिस्ट लिटरेचर में भी वर्णन है 2300 साल पहले। आपको एक एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, चीन में कृष्णा वाज सो इम्पोर्टेंट दैट हमारे पास एक 2000 साल पुराने वॉल कारपेट, दीवार में जो लटकाते हैं कारपेट, उस कारपेट में आप देख सकते हैं देयर इज अ कार्विंग ऑफ कृष्णा एंड यशोदा के जो वृंदावन के जो स्टोरीज हैं वो कार्व्ड है 2000 साल पुराने। 2 सिक्के मिले हैं, कृष्ण खड़े हैं चक्र के साथ। दूसरा एक सिक्का मिला है जिसमें लिखा है सम कृष्णा। तो ये सिक्के मिले हैं अफगानिस्तान से 2200 साल पुराने सिक्के। क्या महाभारत सिर्फ एक कहानी है? ये सच में हमारे इतिहास का हिस्सा है? इस पर सवाल तो बहुत उठते हैं, लेकिन जवाब आपको आज के इस एपिसोड में मिलने वाला है। आज हमारे साथ मौजूद है चंद्रू रमेश सर, जिन्होंने कई साल रिसर्च करके ये किताब लिखी है, महाभारत मिथ और हिस्ट्री। उन सारे सवालों का जवाब इस एक किताब में छुपा है। तो जुड़िए हमारे साथ इस एपिसोड में और स्वागत कीजिए चंद्रू रमेश जी का। नमस्ते चंद्रू सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कैसे हैं आप, क्या चल रहा है सबसे पहले तो? बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू। सब ठीक चल रहा है सर। महाभारत मिथ और हिस्ट्री आपकी बुक और मेरे हाथ में है, और गूज़बम्प्स आ रहे हैं इसको देखते थे क्योंकि महाभारत का नाम सुन के ना रोंगटे से खड़े हो जाते हैं। तो आ, आपने महाभारत के एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए आप जगह जगह घूम रहे हो, जो महाभारत की एक्चुअल लोकेशंस है उनको आपने रिसर्च करा है रियल में जा करके। तो थोड़ा सा मैं जानना ही चाहूँगा कि आपके माइंड में ये कहाँ से आया, कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली कि आप ये करो? देखिए, स्टार्ट बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हुआ। आई वॉज ऑन अ ट्रिप टू श्रीलंका। तो वहाँ पे आई मेट बुद्धिस्ट मॉन्क से जब मुलाकात हुई, उनके साथ कई सारी बातें हुई। मैं उनके साथ कई घंटे बैठ के डिस्कशन कर रहा था फिलॉसफी के बारे में और उनके देश के इतिहास के बारे में। तो जब ये कई सारे डिस्कशंस उनके साथ हो रही थी, तो तब उन्होंने एक चीज़ बताई जो इट फैसिनेटेड मी टू द कोर। तो उन्होंने ये बताया कि जस्ट लाइक आपका महाभारत इतिहास है, वैसे ही हमारा महावंशा इतिहास है। तो मैंने पूछा कि महावंश तो हर कोई श्रीलंकन मानता है कि वो इतिहास है, तो महाभारत को आप कैसे मान रहे हो? तो महावंश क्या होता है? महावंश एक सिंहल लोगों का इतिहास है। श्रीलंकन सिंहल लोगों का इतिहास है। तो क्या आप महावंश को मानते हो? इतिहास तो हर कोई मानता है, श्रीलंका के हर कोई उसको मानते हैं। तो महाभारत को आप कैसे मान सकते हो? आप तो बुद्धिस्ट हो। मैंने उनसे पूछा, आप तो बुद्धिस्ट हो, आप मान ही नहीं सकते इसको, आप मतलब आपको बिलीफ कैसे आ गया कि महाभारत सच है? तो उन्होंने ये बताया कि एक्चुअल में रियल बुद्धिस्ट जो है वो कभी महाभारत को झूठ नहीं कहता है और कह नहीं सकता है, क्योंकि उनका इतिहास महाभारत के साथ इंटरट्वाइंड है, इंटरमिंगल्ड है। तो उन्होंने कई सारे हिस्टोरिकल रेफरेंस मुझे बताए, जैसे जातकास का रेफरेंस दिया और कई सारे एंशिएंट बुद्धिस्ट लिटरेचर्स का रेफरेंस दिया, जिसमें मेंशन डायरेक्टली है महाभारत कैरेक्टर्स का, जो बहुत प्राचीन बुद्धिस्ट लिटरेचर है। इसका ये मतलब है कि बुद्धिस्ट लिटरेचर जब लिखे गए थे उसके कई साल पहले या कई सेंचुरीज पहले महाभारत एक्टिव था सोसाइटी में, लोग उसको जानते थे। दैट्स व्हाई बुद्धिस्ट लिटरेचर में उसका वर्णन है। तो दिस वाज रियली फैसिनेटिंग फॉर मी। सो मैंने सोचा ये इतना बड़ा इन्फॉर्मेशन है, इसको और थोड़ा डीपली स्टडी करते हैं। तो मैंने सारे बुद्धिस्ट लिटरेचर स्टडी किए और मेरा स्टडी इस पर्सपेक्टिव से था कि वहाँ पे क्या इतिहास के प्रमाण है उसको मैं स्टडी करूँ और निकाल। तो ऐसे करता गया तो सारे एविडेंसेस मिले। इनफैक्ट वो अलग एक किताब बन सकता था, इतने सारे एविडेंसेस मिले, बट मैंने सोचा कि नहीं उसको कंप्रेस करके एक चैप्टर करेंगे। तो वैसे दूसरा चैप्टर मेरे किताब का था इंस्क्रिप्शंस, शिलालेख। तो पूरे भारत में जो शिलालेख मिले महाभारत के, वो सारे मैंने एक चैप्टर में कंपाइल किए। अगेन वो एक अलग किताब बन सकता है, बट वो एक चैप्टर में कंप्रेस हुआ। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में स्टडी करता गया
और डेटा कलेक्ट होते गए और बन गया महाभारत मिथ और हिस्ट्री अ कॉम्पेंडियम ऑफ एविडेंसेस। ये मेरा जर्नी था। ओके, सो मतलब टाइम कितना लगा आपको ये सब ट्रैवल करने में और फिर इस पूरा मतलब रिसर्च करके बुक को राइट करने में, लिखने में? देखिए इजीली 4 to 5 years। 4 to 5 ईयर्स सब कुछ मिला के, मतलब सब ट्रैवल टू 4 to 5 years ट्रैवल, डेटा कलेक्शन। और ये ज़्यादा हुआ था कोविड के टाइम पे, बहुत अच्छे से हुआ था। कोविड के टाइम के पहले मैंने ट्रैवलिंग कर ली थी पूरे भारत में, डेटा कलेक्ट कर ली थी, मेरे पास ह्यूज कलेक्शन था, राइट। आज भी मेरे पास करीब 3-4 हज़ार किताबें हैं मेरे पास, राइट, सॉफ्ट एंड हार्ड दोनों मिला के लाइब्रेरी है पूरा। तो ये सारे किताबें कलेक्ट हुई और हमने कई सारे कोर्सेज किए, वेबिनार्स किए, तो बहुत से लोग जुड़ते गए, उन्होंने भी कोई किताबें स्पॉन्सर की। 3 से 4 हज़ार किताबें, मतलब जो आपने जिन पे रिसर्च करा है? रिसर्च किया है, ओके। तो कोई किताबों का हमने इन डेप्थ रिसर्च किया, कोई सरफेस लेवल से डेटा निकाली, और कोई सिर्फ एक पर्टिकुलर साइटेशन के लिए, रेफरेंस के लिए हमने नोट किया। तो ऐसे ही बड़ा कलेक्शन है। तो इस तरीके से ये काम शुरू हुआ था। सो जैसे आज के समय में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि महाभारत को मिथ बताते हैं। सो जब आपने इतने सारे एविडेंसेस कलेक्ट करने की कोशिश करी तो आपको क्या पता चला, इट इज़ मिथ और इट इज़ अ हिस्ट्री? देखिए कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट या पर्सनालिटी, उसका हिस्टोरिकल एविडेंसेस जब मिलता है तो एक्चुअल में वो मिथोलॉजी हो नहीं सकता है। महाभारत के करीब 13 से भी ज़्यादा एकेडमिक डिसिप्लिन्स में, जैसे मैंने बताया बुद्धिस्ट लिटरेचर, फिर इंस्क्रिप्शंस, न्यूमिस्मैटिक्स, जैन लिटरेचर, ग्रीक सोर्सेस, तमिल संगम लिटरेचर, आर्कियोलॉजी, केव पेंटिंग्स, और फॉरेन ट्रैवलर्स की राइटिंग्स, एंड नॉन रिलीजियस सोर्सेस लाइक पाणिनि, पतंजलि। तो इतने सारे एकेडमिक डिसिप्लिन्स में जब कोई इवेंट का एविडेंसेस मिलता है तो मेरा ये नेचुरल क्वेश्चन होता है कि हाउ यू कैन कॉल इट अ मिथोलॉजी। कैसे हम उसको मिथोलॉजी बोल सकते हैं जब इतने सारे एविडेंसेस अवेलेबल है। तो माय कंक्लूजन इज, व्हेन यू फाइंड सो मेनी हिस्टोरिकल एविडेंसेस फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट कॉल्ड एज महाभारत, इट इज नॉट पॉसिबल कि हम उसको मिथोलॉजी बोले। और इंटरेस्टिंग ये है कि मिथोलॉजी शब्द भी संस्कृत से ही है। क्या राइट, मिथोलॉजी शब्द में क्या है? मिथ, मिथ्या बोलते हैं? राइट। संस्कृत में मिथ्या है, ये मिथ्या शब्द जाता है इंग्लिश में और बन जाता है मिथ। सिमिलर मीनिंग है दोनों के। और उन्होंने द ब्रिटिश कॉलोनियल्स हमारे ही शब्द को हमसे ही लेके हमारे ऊपर ही अप्लाई किया कि हमारा इतिहास मिथोलॉजी है। सो द कंक्लूजन इज महाभारत कैन नॉट बी अ मिथोलॉजी, पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम ये समझ रहे हैं कि महाभारत हमारी हिस्ट्री है, तो कितने वर्ष पहले महाभारत घटी होगी? इसके कोई प्रमाण अगर हमें मिलते हो? देखिए कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट है तो उसके हिस्टोरिकल रेफरेंसेस होते हैं, ये कब हुआ था। और महाभारत के केस में हमारे पास इंस्क्रिप्शंस है और एस्ट्रोनॉमिकल डेटिंग है, और उसके अलावा हमारे पास रेफरेंसेस इन लिटरेचर्स है लाइक आर्यभट्टा, और रेफरेंसेस इन राइटिंग्स ऑफ महाभारत इटसेल्फ, राइट। एंड कई सारे अदर लिटरेचर्स में भी इसका वर्णन है, और आर्कियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी डेटिंग होता है। तो कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट को अगर हमें डेट करना है तो मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स होते हैं। जनरली रिसर्चर्स क्या करते हैं, वो एक फील्ड पकड़ लेते हैं, जैसे एस्ट्रोनॉमी। आजकल वो बहुत फैशन चलता है कि एस्ट्रोनॉमिकल डेटिंग से हम महाभारत को डेट कर, बहुत बड़ा फैशन चलता है। बट वो बाकी फील्ड ऑफ नॉलेज को लेना नहीं चाहते। इससे क्या होता है, एक कॉन्सेंसस नहीं निकलता है, ऑथेंटिक डेटा नहीं निकलता है, बिकॉज दे आर बायस्ड टुवर्ड्स कि मुझे एस्ट्रोनॉमी को ही मैं फॉलो करूंगा और मैं बाकी एविडेंसेस को मानूंगा नहीं। वेयरएज इन फैक्ट अगर महाभारत के हिस्टोरिकल एविडेंसेस देखेंगे, इट इज स्प्रेड अक्रॉस मल्टीपल ब्रांचेस। इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, उसके लिए हमें एल्मनैक्स के एविडेंसेस हैं, एरा सिस्टम के एविडेंसेस हैं, और उसके लिए हमारे पास एविडेंसेस फ्रॉम द क्रोनोलॉजी ये भी है, और आर्कियोलॉजी तो वैसे है ही है। तो ऐसे मल्टीपल ब्रांचेस ऑफ डिसिप्लिन में जब हम स्टडी करेंगे तो हम क्लियरली देखते हैं कि महाभारत के का जो डेटिंग है इट कम्स टू अराउंड 3101 BC, मतलब 5126 साल पहले महाभारत युद्ध हुआ था। आज के समय से पीछे 3101 BC। सो
व्हाट आर द एग्जैक्ट एविडेंस, अगर हम बात करें कि महाभारत के एग्जैक्ट एविडेंस हमें कहाँ-कहाँ पर, किस-किस जगहों पर मिलते हैं? थोड़ा अगर आप इसको डीपली बता सको। देखिए, महाभारत के एविडेंसेस अगर बताना चालू करें, मतलब एक-एक बताना चालू करें तो इट वुड टेक वीक्स एंड वीक्स टुगेदर। इतने सारे प्रमाण हैं, इंक्लूडिंग आज हमारे सिटीज़ के नाम से लेकर, ज्योग्राफिकल डेटा से लेकर और इंस्क्रिप्शंस, मतलब हम बताते जा सकते हैं इतने सारे। बट आई विल गिव यू चेरी पिक्ड बेस्ट वंस। ठीक है, एक एग्जांपल आप ले लीजिए। महाभारत के प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं भरतवंशी, भारतस। तो ये भरतवंशी इतने इंपॉर्टेंट थे कि आज इस देश का नाम भारत यहीं से आता है। तो वहीं से नाम भी आता है महाभारत। महाभारत का मतलब है ग्रेटर भारत। तो भरतवंशी इस देश का नाम आता है। और जब हम इस एविडेंसेस को देखेंगे, did we really have these historical characters like the Pandavas and Yadavas and Krishna? They were historical persons. एक एग्जाम्पल है इन वेदा, क्योंकि वेद को कई सारे लोग बोलते हैं वेद ऑथेंटिक सोर्स है। वेद में अगर है तो मैं मानूंगा, वेद में नहीं है तो नहीं मानूंगा। वेद में देयर इज अ रेफरेंस ऑफ दिस फेमस किंग बाय द नेम ऑफ धृतराष्ट्र। यजुर्वेद, यजुर्वेद की कथा संहिता में देयर इज अ रेफरेंस टू अ किंग नेम धृतराष्ट्र। ही वाज द सन ऑफ विचित्रवीर्य। महाभारत के जो धृतराष्ट्र हैं उनके भी फादर कौन थे? विचित्रवीर्य। यहाँ यजुर्वेद के धृतराष्ट्र के भी फादर कौन है? विचित्रवीर्य। दोनों साइड ये सेम है, धृतराष्ट्र का नाम सेम है। तीसरा हिस्टोरिकल डिटेल यजुर्वेद में दिया गया है कि ये भरतवंशी राजा थे। सेम महाभारत के हिसाब से भी सही है। चौथा हिस्टोरिकल डिटेल दिया गया है कि ये कुरु वंश के हैं, यहाँ पे भी सेम है। ओके। पांचवा हिस्टोरिकल डिटेल दिया गया है कि वो एक राजा थे, यहाँ पे भी राजा थे। सिक्स्थ हिस्टोरिकल डिटेल ये है कि वो कुरु पांचाल रीजन पे राज्य करते थे अकॉर्डिंग टू यजुर्वेद। और महाभारत के हिसाब से कुरु रीजन रूल करते थे और कभी कभी पांचालस दे वर अंडर द कुरुस। तो इतने सारे हिस्टोरिकल डिटेल्स यजुर्वेद एंड महाभारत के मैच होते हैं, एक है। और उसके अलावा वी हैव रेफरेंस ऑफ देवकी पुत्र कृष्णा डायरेक्टली इन उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद में, जिनका वर्णन है दैट देयर वाज अ फेमस पर्सन कॉल्ड एज देवकी पुत्र कृष्णा। मैंने इसका पूरा हिस्टोरिकल एनालिसिस करके दिखाया है कि देवकी पुत्र कृष्णा इज एक्चुअली देवकी पुत्र कृष्णा ऑफ द महाभारत। तो ये वेद का वर्णन है। हमारे पास इंस्क्रिप्शन मिले हैं, इंस्क्रिप्शंस जिसमें पंचवीर वृष्णि कुल के 5 हीरोज का वर्णन है। तो नेचुरली क्वेश्चन आता है वृष्णि कुल के 5 हीरोज कौन है? इनका इंस्क्रिप्शन मिला है वृंदावन के पास मोरा नाम के गांव में, जो करीब 2200 साल पुराना इंस्क्रिप्शन है। पंचवीर वृष्णि लिखा है। तो इस इंस्क्रिप्शन में जो लिखा है इसका डिटेलिंग जब मैं डिकोड करने के लिए कोशिश कर रहा था, देन आई फाउंड दैट ये पंचवीर वृष्णि एक पैनल में कार्व्ड है, स्कल्पचरल पैनल में कार्व्ड है। एंड स्कल्पचरल पैनल मिला है आंध्र प्रदेश में, कोंडामट्टू पैनल नाम है उसका, गुंटूर में मिला है, जिसपे 5 वृष्णि कार्व्ड है इन अ पैनल, स्कल्पचरल पैनल। और इनका नाम क्या है, इसको डिकोड करने के लिए जब मैंने कोशिश की तो मैंने देखा वायु पुराण में इनका वर्णन है। वायु पुराण में लिखा है बलराम, वासुदेव, कृष्ण और प्रद्युम्न, अनिरुद्ध एंड सांबा, ये 5। तो आप देखिए जो चीज़ इंस्क्रिप्शन में मिला है वही स्कल्पचर में मिला है और वही लिटरेचर में मिला है। और यादव नाम के जो लोग थे वो हिस्टोरिकल लोग थे, उसके कई सारे हिस्टोरिकल रेफरेंसेस हमारे हैं, बुद्धिस्ट लिटरेचर में है। जैसे 16 महाजनपद फॉर एग्जाम्पल आप ले, 16 महाजनपद अंगुत्तर निकाय किताब में लिखा है, 2300 साल पुराना। तो 16 महाजनपदों में एक महाजनपद क्या था? शूरसेन महाजनपद। शूरसेन मतलब यादवों का महाजनपद, ये मथुरा के आसपास था। ओके, राइट। और शूरसेन जनपद वाज अ रियल हिस्टोरिकल किंगडम एज पर द महाभारत। तो वही वर्णन बुद्धिस्ट लिटरेचर में भी है। तो हम कैसे इसको मिथोलॉजी बोल सकते हैं? मेरा क्वेश्चन हुई है। ऑफ कोर्स देयर इज रिलीजियस पार्ट्स टू इट, लाइक जो हम प्रीत के एंगल में बिलीव करते हैं कि ऐसे सुपरनेचुरल चीजें, बट वो तो हर रिलीजन में है। उसके बेसिस पे आप कैसे हिस्टोरिसिटी, मतलब उसके हिस्टोरिकल ऑथेंटिसिटी को कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं? सही, राइट। लाइक फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए क्रिश्चियनिटी ले लीजिए, बुद्धिज्म, इस्लाम, सब रिलीजन में सुपरनेचुरल सेक्शंस हैं, बट कोई वहां पे नहीं बोलता है कि ये लोग आए नहीं थे। वहां पे बोला नहीं जाता है कि सुपरनेचुरल है, फेथ है, बिलीफ सिस्टम्स है, इसलिए पूरा रिलीजन मिथोलॉजी है, ऐसे नहीं बोला जा। दैट्स ओनली अप्लाइड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ महाभारत, ऑल्दो इसके सो मेनी, इतने सारे हिस्टोरिकल एविडेंसेस हमारे पास अवेलेबल है। सो महाभारत एक पाइवोटल पॉइंट है, चाहे हम किसी भी रिलीजन, कास्ट या किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं,
ये हमारे कॉमन आइडेंटिटी, भारत का कॉमन आइडेंटिटी, ब्रिंगिंग अस ऑल टुगेदर अंडर वन आइडेंटिटी के लिए बहुत पावरफुल है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, देश के प्रगति के लिए हम कनेक्टेड रहे महाभारत से। जैसे कि अभी आपने बताया कि बुद्धिस्ट लिटरेचर में उनका वर्णन मिल जाता है, और आप जब बुद्धिस्ट जो मिले आपको, उन्होंने आपको बताया कि हमारे उसमें भी महाभारत का वो है, उल्लेख है। तो थोड़ा सा मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, जैसे कि हम जो इंडिया के बुद्धिस्ट लोग देखते हैं थोड़े बहुत, कि वो हेट करते हैं, अगर आपने देखा हो तो, हिंदुइज्म को, हिंदू लोगों को, सनातन धर्म को पसंद नहीं करते हैं वो। तो ऐसा क्यों, मतलब कि, और बाहर के आप बता रहे हो कि इंडिया से बाहर के जो है वो ये बता रहे हैं कि महाभारत तो हमारा इतिहास है। देखिए, हर जगह में देयर आर पीपल हु आर ऑफ अ हायर कॉन्शियसनेस एंड सम ऑफ लोअर कॉन्शियसनेस। हमें ऐसे लग सकता है कि बाहर के बुद्धिस्ट सारे अच्छे हैं और इंडिया के बुद्धिस्ट सारे खराब। बिल्कुल नहीं, इंडिया में भी अच्छे बुद्धिस्ट भी है, थोड़े ऑफ ट्रैक बुद्धिस्ट भी है, फॉरेन में भी अच्छे बुद्धिस्ट भी है, थोड़े ऑफ ट्रैक, और हर रिलीजन में ऐसे लोग हैं जो रिलीजन को सही से फॉलो कर रहे हैं, या जो अच्छे लोग हैं थोड़े ऑफ ट्रैक। हर कल्चर में हम देख सकते हैं एक चीज़। दूसरा चीज़ है कि इंडिया में ऐसा नहीं कि हर कोई बुद्धिस्ट महाभारत से डिसलाइंड है, कुछ लोग हैं, मैं मानता हूँ, बट नॉट एवरीवन। तो रिगार्डिंग कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ बुद्धिस्ट फॉलोअर्स, बुद्धिज्म इज नॉट पर से अगेंस्ट द हिस्टोरिकल ऑथेंटिसिटी ऑफ द महाभारत। उनके लिटरेचर में देखिए अभी क्या है, ये जो मिथोलॉजी नैरेटिव है कि ये झूठ है, महाभारत हुआ नहीं था, कृष्ण आए नहीं थे, पांडव झूठे थे, ये नैरेटिव कभी था नहीं भारत में। बुद्धिस्ट लोगों के मन में नहीं था, जैनों के मन में नहीं था, तमिल संगम लिटरेचर के पीरियड में नहीं था, तमिल संगम में भी इसका रेफरेंस है, ग्रीक्स के मन में नहीं था, इवन मुस्लिम पीरियड में भी, जो मुगलों के जो पीरियड था उस टाइम पे भी अकबर का कोर्ट पोएट जो था उसका नाम था अबू फाजल। अबू फाजल लिखता है कि लोगों का ये मान्यता है कि 4500 अप्रोक्सीमेट साल पहले यहाँ पे, मतलब इंद्रप्रस्थ दिल्ली, यहाँ पे महाराज युधिष्ठिर का शासन हुआ करता था। वो डेटिंग भी दे रहा है, एग्जैक्ट डेटिंग, इतने साल पहले महाभारत, मतलब युधिष्ठिर महाराज का शासन हुआ करता था, वो युधिष्ठिर रेफरेंस दे रहा है, युधिष्ठिर महाराज का, अबू फाजल दे रहा है। तो आप देखिए इतने सारे अदर रिलीजन्स या फॉरेन इन्वेडर्स या फॉरेन ट्रैवलर्स या नॉन हिंदू सोर्सेस सालों में इसके हिस्टोरिकल ऑथेंटिसिटी को पाना गया है। ये पहली बार मिथोलॉजी नैरेटिव किसने फैलाया? अंग्रेजों ने फैलाया। और अंग्रेजों का इंटेंशन क्या था? एजुकेशन के थ्रू भारतीयों को अपने कल्चर से अलग करना है। ब्राउन इन स्किन, वाइट इन थॉट प्रोसेस, तो ये उनका इंटेंशन था। और कई तरीके से इन मेनी वेज दे हैव सक्सीडेड आल्सो, दैट इंडियंस हैव बिकम वेरी मच डिस्कनेक्टेड फ्रॉम देयर रूट्स। अब हम देखेंगे तो हमारे कई सारे जो हमारे कल्चर के लोग हैं वही सवाल उठाते हैं, और जो बाहर से हम देखते हैं लोग आते हैं वो थोड़ा हमारे कल्चर को पसंद करते हैं, अपनाने की कोशिश करते हैं। हम अगर फॉरेनर्स को देखते हैं तो यस, मजाक जो बनाते हैं बाहर के लोग वो ज़्यादा अपने लोग बनाते हैं। हाँ, बस ट्रू है ना। हाँ, तो जैसे भी आपने इंद्रप्रस्थ का जिक्र किया, तो इंद्रप्रस्थ हम सुनते रहे कि पांडवों की राजधानी थी उस समय पर, तो इंद्रप्रस्थ एग्जैक्टली किस जगह पे थी? आज के समय में वो जगह कौन सी है? राइट। अगर आप फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई डॉक्टर बीबी लाल के रिसर्च को स्टडी करेंगे, डॉक्टर बीबी लाल एक इंस्क्रिप्शन का वर्णन करते हैं जो मिला है नारायणा नाम के शहर में। दिल्ली में एक एरिया है, शायद आपने सुना होगा, नारायणा। तो नारायणा पिलर इंस्क्रिप्शन, नारायणा स्टोन इंस्क्रिप्शन, सॉरी, नारायणा स्टोन इंस्क्रिप्शन में दिल्ली और इंद्रप्रस्थ दोनों शब्दों को वर्णन है, और ये 8 साल पुराना इंस्क्रिप्शन है। तो इसमें ये कहा गया है कि इंद्रप्रस्थ जो है इट इज कनेक्टेड टू दिल्ली, मतलब एक ही एरिया, दिल्ली। हाँ, तो इंद्रप्रस्थ इज दिल्ली, ये इंडिकेशन उस इंस्क्रिप्शन में दिया गया, और हरियाणा भी साथ में लिखा गया। ओके, सो इट इज क्लियर दैट दिस वाज इंद्रप्रस्थ। और इंद्रप्रस्थ इसलिए भी है क्योंकि दिस वाज आल्सो कंफर्म्ड बाय अबू फाजल। तो हमें पता है चीज, बट मल्टीपल सोर्सेस से प्रूव कर रहा हूँ, तो इसको भी मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। अबू फाजल यही तो चीज बता रहे हैं कि 4500 साल पहले महाराज युधिष्ठिर यहाँ पे शासन करते थे। शासन कहाँ से हुआ था? इंद्रप्रस्थ से तो शासन करते थे। बाहर के इन्वेडर्स ही ऐसा बोल रहे थे, मतलब जो इन्वेडर्स आए। अबू फाजल ही नीड नॉट एक्सेप्ट ऑल दी स्टेटमेंट्स। तो अगर उन्होंने ये चीज बताया है, दैट मीन्स इट वाज वेरी प्रोमिनेंटली बिलीव दैट ये इंद्रप्रस्थ था।
इसलिए अदरवाइज क्यों बोला गया, एक चीज़। दूसरा चीज़ है कि कुरू जियोग्राफी अगर आप स्टडी करेंगे, कुरुस का जो जियोग्राफी आप स्टडी करेंगे, कुरुस के 3 एरियाज़ प्रोमिनेंट थे, नॉर्थर्न, सेंट्रल एंड सदर्न। नॉर्थर्न एरिया था कुरुक्षेत्र, नॉट द सिटी, एंटायर कुरुक्षेत्र रीजन, और ये धार्मिक रीजन था। इसलिए आप देखिए गीता का स्टार्टिंग श्लोक क्या है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता ये सब, मतलब धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या हुआ, ठीक है। तो धर्म के लिए था, ताकि यज्ञ एंड ऑल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। तो सेंट्रल कुरु रीजन था फॉर द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो हस्तिनापुर वहीं से था, तो सेंट्रल कुरु दे वर यूजिंग फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। सदर्न कुरु जो था वो फॉरेस्ट लैंड था, जिसको क्लियर करके सिटी क्रिएट किया गया था, जो बन गया आज का दिल्ली। सो इसलिए आप देखिए द राइट नेम फॉर द सिटी इज इंद्रप्रस्थ। तो ये प्राचीन नाम है, बिकॉज ये नाम इसलिए रखा गया था कि उनको लगा था कि इंद्र की स्वर्ग नगरी से भी ज्यादा सुंदर है या उसके इक्वल में है, तो इसका नाम हमें रखना चाहिए इंद्रप्रस्थ। ओके, राइट, तो ये प्राउड नेम है और ये फैक्चुअल नेम है। टॉलेमी अपने राइटिंग्स में बताते हैं, टॉलेमी 2000 साल पुराने ग्रीक राइटर अपने किताब में लिखते हैं इंदोपथ, भारत का एक शहर था जिसका नाम था इंदोपथ। अभी क्या है इंदोपथ? इंद्रप्रस्थ। क्यों? बिकॉज बुद्धिस्ट लिटरेचर में भी इसका वर्णन है इंद्रपथ। इंद्रपथ, इंद्रप्रस्थ मिस प्रोनाउंसिएशन इंद्रपथ, और बन गया इंदोपथ। सही। सो दिल्ली शब्द जो है उसका इंट्रिंसिक मीनिंग नहीं है। अगर आप इसका हिस्ट्री ट्रेस करके देखेंगे, इट इज नॉट कनेक्टेड टू एनी ऑथेंटिक हिस्ट्री ऑफ दिस लैंड। तो सही नाम जो है वो इंस्क्रिप्शन में है, और बुद्धिस्ट लिटरेचर और ग्रीक सोर्सेज एंड महाभारत सबके हिसाब से नाम, द ग्लोरियस नेम ऑफ दिस लैंड इज इंद्रप्रस्थ। तो जैसे हम देखते हैं कि श्री कृष्ण अवतार जो हुआ था, तो कृष्ण अवतार के हमें क्या एविडेंसेस मिलते हैं? भगवान कृष्ण के कई सारे प्रमाण हैं जो हम हिस्टोरिकली देख सकते हैं। कुछ मैं बता सकता हूँ आपको। सबसे प्राचीन रेफरेंस जो मैंने पहले भी बताया था इस पॉडकास्ट के दौरान, कि देयर इज द रेफरेंस ऑफ द वेदा, देव चांदोग्य उपनिषद में जो वर्णन है देव की पुत्र कृष्ण, सबसे प्राचीन रेफरेंस वो होता है। उसके अलावा जो यादव कुल है, क्या यादव कुल का हिस्टोरिकल रेफरेंस है? बिल्कुल है। ऋग्वेद में डायरेक्ट रेफरेंस आता है कि यदु नाम के लोग थे उस टाइम पर। देन वी हैव रेफरेंस इन द बुद्धिस्ट सोर्सेस। बुद्धिस्ट सोर्सेस में भी कृष्ण का वर्णन है इन अ बुक नेम्ड एज घट जातक। राइट, घट जातक में वर्णन है कैसे देवकी पुत्र कृष्ण थे और कैसे वो मथुरा में ही वाज बोर्न इन मथुरा एंड गए थे, फिर वापस मथुरा के कंसों को हराया, देन रेसलिंग मैच हुआ था, देन ही वेंट टू ऑल ओवर इंडिया एंड देन ही सेटल्ड इन द्वारका। ये सारा स्टोरी बुद्धिस्ट लिटरेचर में भी वर्णन है 2300 साल पुराने। इंस्क्रिप्शंस अवेलेबल है, जैसे मैंने बोला मोरावल इंस्क्रिप्शन विष्णु का वर्णन करता है, और देन वी हैव अदर इंस्क्रिप्शंस अक्रॉस इंडिया व्हिच रेफर टू कृष्णा। देन वी हैव एविडेंसेस ऑफ स्टैचूज, बहुत सारे एंशिएंट स्टैचूज मिले हैं, एंड वी हैव द वर्ल्ड्स मोस्ट एंशिएंट केव पेंटिंग ऑफ कृष्णा। 2400 इयर्स ओल्ड केव पेंटिंग है जिसको हम बोलते हैं टिकला रॉक आर्ट। टिकला रॉक आर्ट मिला है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कृष्णा इज होल्डिंग अ चक्रा, ये रॉक आर्ट मिला है। तो ऐसे कई सारे प्रमाण हैं जिससे ये दिखाता है, वी कैन अंडरस्टैंड दैट कृष्णा इज नॉट अ माइथोलॉजिकल कैरेक्टर, वो सच में है। ऐसे ही हम देखते हैं कि द्वारका नगरी का सुनने में आता है कि द्वारका नगरी जो डूब गई थी उसका कुछ समय पहले प्रमाण मिला था कि द्वारका मिली थी, पर उस पर ज्यादा रिसर्च नहीं करी गई। यस, तो उसके क्या एविडेंसेस अगर हम देखने जाए टाइम में जाए? द्वारका के कई सारे प्रमाण हमारे पास अवेलेबल है। एक जैसे मैंने बताया था बुद्धिस्ट लिटरेचर घट जातक, घट जातक में देयर इज रेफरेंस ऑफ द्वारका नगरी। ओके, ठीक है, तो उसमें हमारे पास द्वारावती, द सिटी ऑफ द्वारावती, इसका वर्णन अवेलेबल है बुद्धिस्ट लिटरेचर में। देन वी हैव रेफरेंसेस ऑफ एन एनोनिमस राइटर जिसने एक किताब लिखा है जिसका नाम है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी एक 2000 साल पुराना एक ट्रैवलर्स डॉक्यूमेंट है। तो इसमें रेफरेंस है ऑफ सिटी नेम्ड एज बराका। राइट, बराका क्या है? इट इज द्वारका मिसप्रोनाउंस्ड बाय अ ग्रीक ट्रैवलर। ये मैं कैसे बोल रहा हूँ कि द्वारका इज बराका? बिकॉज द्वा बिकमिंग बा was very common during that period,
बिकॉज इवन द जैन्स उन्होंने भी इस शब्द को द्वारावती को बारावती के नाम से रेफर किया है. द्वारावती बिकेम बारावती. सो वैसे ही द्वारका बिकेम बराका. और 3 उसने हिस्टोरिकल रेफरेंस दिए. पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किताब के ऑथर ने 3 हिस्टोरिकल रेफरेंस दिए जिसके हिसाब से एग्जैक्टली अगर मैप करें तो हमें क्लियरली समझ में आता है इट्स द बेद द्वारका ऑफ मॉडर्न, द्वारका के पास जो बेद द्वारका है, इट इज द बराका विच ही रेफर ड्यूरिंग हिज टाइम. ये एक हिस्टोरिकल रेफरेंस है. उसके अलावा हमारे पास एक इंस्क्रिप्शन है जो फाउंड इन गुजरात, जिसमें द्वारका नगरी के ईश्वर हैं कृष्ण, ऐसा एक इंस्क्रिप्शन मिला है. देन वी हैव एविडेंसेस ऑफ शंकोद्वार तीर्थ, एक साइट है जहाँ पे 4000 साल से भी ज़्यादा पुराना सील मैन्युफैक्चरिंग का एविडेंस मिला है, विच इज़ वेरी मच सिमिलर टू द डिस्क्रिप्शंस फाउंड इन द महाभारत. एंड दो सील्स वर मेड बाय एक्सपर्ट कार्वर्स, और वो इसलिए यूज़ किया गया था फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन. उसको दिखाने से नगरी के अंदर जा सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं. एंड दैट एग्जैक्टली मैचेस विद द डिस्क्रिप्शन फाउंड इन द महाभारत टेक्स्ट. ये एक है. और उसके अलावा वी हैव तमिल संगम लिटरेचर जो 2300 साल पुराना लिटरेचर है. उसमें एक लिटरेचर जिसका नाम है पुरनानूर. पुरनानूर में ये लिखा गया है तुवरी महानगरम. तुवरी महानगरम मतलब इट इज द्वारका महानगरी. इस शब्द को वो तमिल में तुवरी महानगरम ऐसा वो कहते हैं. तो द्वारका महानगरी से यानी तुवरी महानगरम से यादव आए थे. ये हिस्टोरिकल रेफरेंस तमिल संगम लिटरेचर में भी दिया गया है, क्योंकि द्वारका सबमर्जिंग के बाद यादव वहाँ से निकले थे एंड दे केम बैक टू नॉर्थ इंडिया. तो वो कुछ मोस्ट ऑफ देम हैव गॉन टू नॉर्थ इंडिया बट सम ऑफ देम केम टू साउथ इंडिया आल्सो. इसका रेफरेंस तमिल संगम में हम देख सकते हैं. तो ऐसे कई सारे हिस्टोरिकल रेफरेंस हैं द्वारका नगरी का जो हम हिस्टोरिकली देख सकते हैं. तो ये नगर जो है वास्तव में एक हिस्टोरिकल शहर था जहाँ पे भगवान कृष्ण शासन करते थे, जो सबमर्ज हुआ था. जैसे हम देखते हैं कि श्री कृष्ण की अभी हम बात कर रहे हैं, तो श्री कृष्ण के प्रमाण जो है वो हमें खाली भारत के अंदर ही मिलते हैं, ये भारत के बाहर भी मिलता है. और दूसरी चीज़ ये कि काफ़ी सारे लोग हैं जो आज के समय पे क्वेश्चन करते हैं कि भगवान के सिर्फ इंडिया में पैदा होते हैं, इंडिया के बाहर के भगवान कभी गए नहीं. तो जैसे आप बोल रहे हो कि कुछ लोगों का कहना है कि सिर्फ इंडिया में क्यों कृष्ण आते हैं, सो ये एक्चुअली रिवर्स लॉजिक है. ओके. राइट. क्योंकि ये जगह यहाँ पे कृष्ण आए हैं, यहाँ पे धर्म का प्रचार ज़्यादा हुआ है, यहाँ पे रिलीजियस टीचिंग ज़्यादा स्प्रेड हुए हैं, साधु संत बहुत आए हैं, फिलोसफी डिस्कशन ज़्यादा हुआ है, मंदिरें बनी हैं और प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट हुआ है. इसीलिए अभी तक ये भारत है, नहीं तो ये कब का पाकिस्तान हो जाता. और फैक्चुअली अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है कि कृष्ण ने सिर्फ इंडिया को चूज किया है, क्योंकि इंडिया का आइडेंटिटी एक ये शब्द सिर्फ द वर्ड इज क्वेश्चनेबल बिकॉज ये ग्रीक्स ने दिया है. ये हमारे देश का रियल नाम नहीं था, ग्रीक्स ने नाम दिया था इंडिका शब्द को मिसप्रोनाउंस करके इंडिया दिया है. सो एक्चुअल में क्या है, बिकॉज यहाँ पे सो मच ऑफ धर्म प्रचार हुआ है, कृष्ण आए हैं, राम आए हैं एंड ऑल दैट्स व्हाई इस जगह का धार्मिक सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है. उन्होंने ऐसा नहीं है कि उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ पहले इंडिया बन गया है फिर मैं इंडिया में अवतार लूँ, ऐसा नहीं है. इंडिया का आइडेंटिटी तो अपग्रेड हुआ है एंड बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली अपीयरिंग हियर, राइट, दिस प्लेस केम टू बी नोन एज वेरी रिलीजियस एंड धार्मिक. सो ये उल्टा लॉजिक बता रहे हैं कि इंडिया में आए थे समहाउ दिस प्लेस इज. और हाँ, तो नाउ ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई ओनली दिस प्लेस द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. ये इसलिए है बिकॉज शास्त्रों के हिसाब से ये बहुत ही अमेजिंग प्लेस है फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट. ओके. आप नेचुरली भी देखिए यहाँ पे हिमालयाज है, एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट भी है जहाँ पे आप जाके तपस्या कर सकते हैं और अमेजिंग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस वहाँ पे मिल सकता है. आपको यहाँ पे कोस्टल रीजन्स भी मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे डेजर्ट रीजन्स वो भी मिल जाएंगे, और आपको ट्रॉपिकल सारे टाइप के क्लाइमेट्स एक ही कंट्री में, मतलब इतना वैरायटी ऑफ क्लाइमेट्स, इतना आप यहाँ पे सिंपल जीवन जी सकते हैं वेरी अफोर्डेबली कॉस्ट. यहाँ पे सिंपल लिविंग है और लोग हायर कॉन्शियसनेस की तरफ आसानी से बढ़ सकते हैं यहाँ पे कंपेयर टू
other regions on this planet even during the ancient times. इसीलिए ये preferable था ये life, right? इसीलिए आप देखिए दुनिया में, पूरे विश्व में 2 सेंटर्स रहे हैं, प्राइमरी सेंटर्स फॉर रिलीजन। एक है इसराइल के पास, इसराइल एंड सराउंडिंग रीजन्स, जिसको हम एब्राहमिक रिलीजन्स का ऑरिजिन पॉइंट्स बताते हैं, राइट? जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम। और दूसरा है भारत। भारत में देखिए यू हैव हिंदुइज्म, सनातन धर्म, यू हैव बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म। ये सारे जो धर्म नाम से अपने को आइडेंटिफाई करते हैं, इंसानों का स्पॉट यहाँ पे है। तो एक्चुअली क्वेश्चन इटसेल्फ इज लिटिल आई वुड से इमेच्योर, और आई वुड से क्वेश्चन इज नीड्स टू बी मोर रिफाइंड कि व्हाई दिस ज्योग्राफी हैज बीन चूजन बाय कृष्णा और राम, नॉट व्हाई इंडिया हैज बीन चोजन, बिकॉज इंडिया एक आइडेंटिटी ग्रीक्स ने दिया है और ज्योग्राफिकली ये खंडित होता गया है और छोटा सा एक लैंड आज इंडिया के नाम से जाना जा रहा। सही। तो जैसे कि अभी मैंने उससे जस्ट पहले एक और चीज़ मेंशन करी थी कि क्या भारत के बाहर भी भगवान श्री कृष्ण का प्रमाण हमें मिलता है। राइट, ये आपने अभी जब ये सवाल पूछा, इज मोर नाउ गोइंग डीपर इनटू दैट क्वेश्चन। सी, कृष्ण जो है, ही वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, नॉट ओनली फॉर पीपल इन इंडिया, मॉडर्न डे इंडिया, और दिस ज्योग्राफी ऑफ दिस place which we call today as India, but he was very important in other areas as well. आपको एक एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, चीन में कृष्णा वाज सो इम्पोर्टेंट दैट हमारे पास एक 2000 साल पुराने वॉल कारपेट, दीवार में जो लटकाते हैं कारपेट, उस कारपेट में आप देख सकते हैं देयर इज अ कार्विंग ऑफ कृष्णा एंड यशोदा के जो वृंदावन के जो स्टोरीज हैं वो कार्व्ड है, आई मीन सॉरी पेंटेड है, 2000 साल पुराना। एंड देन वी हैव आर्मीनिया में 2000 साल से भी ज़्यादा पुराना एक टेम्पल है, टेम्पल ऑफ गिशन। टेम्पल ऑफ गिशन जो है कृष्ण का मंदिर था, जो अनफॉर्चुनेटली तोड़ा गया था वहाँ ड्यू टू रेडिकलिज्म एंड ड्यू टू डिस्ट्रॉइंग ऑफ आवर कल्चर, बट वहाँ पे भी कृष्ण प्रोमिनेंट थे। आर्मीनिया सोचिए कहाँ पे, इराक के ऊपर है। एंड देन वी हैव इवन इन साउथ ईस्ट एशिया, कंबोडिया से लेकर एंड इंडोनेशिया में तो है ही है, हमें पता। तो इस कृष्ण का जो जियोग्राफिकल इम्पैक्ट है वो नॉट जस्ट मॉडर्न डे इंडिया, इट वाज स्प्रेड अक्रॉस इंक्लूडिंग अफगानिस्तान में सिक्के मिले हैं, वी कॉल एज अगाथोक्लस कॉइन्स। अगाथोक्लस कॉइन्स में आप देख सकते हैं 2 सिक्के मिले हैं, एक सिक्के में कृष्ण खड़े हैं चक्र के साथ और पास में लिखा है वासुदेव, दूसरा एक सिक्का मिला है जिसमें लिखा है सम कृष्णा और बलराम जी। तो बलराम जी एक हाथ में हल पकड़ के खड़े हैं, एक हाथ में गदा पकड़ के खड़े हैं। तो ये सिक्के मिले हैं अफगानिस्तान से, 2200 साल पुराने सिक्के में। तो कृष्ण का जियोग्राफिकल इम्पैक्ट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू मॉडर्न डे इंडिया, वो बहुत विशाल था उनका इम्पैक्ट। जैसे कि हम देखते हैं कि महाभारत के अंदर, जैसे भी हमने एक इंद्रप्रस्थ की बात आपसे करी, तो आपने इंद्रप्रस्थ के बारे में बताया कि जो आज का दिल्ली है वो इंद्रप्रस्थ हुआ करता था किसी ज़माने में। तो जैसे बाकी जो प्लेसेस हैं जो महाभारत काल से जुड़ी हुई हैं और आज भी हमें देखने को मिलती हैं, कुछ प्लेसेस का अगर आप नाम बता सकोगे। तो ऐसे कई सारे नाम हैं जो महाभारत काल का जो आइडेंटिफिकेशन है आज भी कंटिन्यू हो रहा है। एक है ऑफ कोर्स इंद्रप्रस्थ। तो जब मैं दिल्ली में ट्रैवलिंग पे जाता हूँ तो आई सी दैट देयर इज एन एंटायर एरिया कॉल्ड एज इंद्रप्रस्थ, राइट? एंटायर एरिया कॉल्ड एज इंद्रप्रस्थ। आईपी एक्सटेंशन एक एरिया है, इंद्रप्रस्थ एक्सटेंशन। एक एरिया है अक्षरधाम के पास जिसका नाम है पांडव नगर। ओके, पांडव नगर। तो ये रेमिनेंस है उस टाइम पर। और ऑफ कोर्स नारायणा पिलर इंस्क्रिप्शन, नारायणा स्टोन इंस्क्रिप्शन मिला है जिसपे, जैसे मैंने पहले बताया था। और उसके अलावा कई सारे बुद्धिस्ट सोर्सेज एंड मेनी अदर सोर्सेज में रेफरेंस है शहर का, तो एक शहर का नाम हुआ इंद्रप्रस्थ। देन वी हैव रेफरेंस ऑफ कुरुक्षेत्र का वर्णन कई सारे सोर्सेज में हम देख सकते हैं, वो पहले से उसका नाम सेम रहा है। एंड देन वी हैव रेफरेंस ऑफ मथुरा, वो नाम भी महाभारत से लेके अभी तक। एंड देन वी हैव रेफरेंस ऑफ द्वारका भी है। अनदर नेम, इंटरेस्टिंग नेम इज विराट नगर, जो कुछ टाइम के लिए हम उसको जानते थे बाय द नेम ऑफ बैराट। और आज फिर से कुछ टाइम पहले उसका नाम चेंज किया गया था बैक टू विराट नगर। और इंटरेस्टिंग ये है कि वहाँ पे अशोकन रॉक एडिक्स पाया जाता है, 2300 साल पुराने अशोकन रॉक एडिक्स, जिसमें भी लिखा है कि ये विराट नगर है। अच्छा, तो विराट नगर
एग्जैक्टली किसी जगह पे पड़ता है? विराट नगर पड़ता है राजस्थान में, राइट। वहीं पे विराट, महाराज विराटा जो मत्स्य किंगडम, मत्स्य राज्य थे, मत्स्य राजा, मत्स्य किंगडम के जो राजा थे विराटा, सो महाराज विराट के यहाँ ही पांडव एक साल अज्ञातवास में रहते हैं जी। तो वो पूरा एरिया बहुत हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट है। और देखिए अशोकन रॉक पिलर एग्जैक्टली वहीं पे, और रेफरेंस भी दे रहा है कि दिस इज दैट प्लेस। और एक इंटरेस्टिंग नाम है केरला। हमें वी थिंक दैट केरला नाम जो है शायद साउथ इंडियन नाम है या वहाँ से, बट एक्चुअली केरल नाम जो है महाभारत से है। अच्छा, केरल नाम सबसे प्राचीन हिस्टोरिकल रेफरेंस, केरल शब्द जो है वो महाभारत से देखा जाता है। केरल नाम कहाँ से आता है? अगर आप देखेंगे चेरा, चेरा राजाओं का राज्य हुआ करता था वेस्टर्न, वेस्ट ऑफ तमिलनाडु, तो इसीलिए चेरा महाजनपद या चेरा राज्य वहाँ पे हुआ करता था, और चेरा बन गया केरा, केरला, तो यही से आता है उसका नाम। ओके। चेरा राज्य हिस्टोरिकल राज्य था, इसका एविडेंस हमें तमिल संगम लिटरेचर में भी मिलता है, और हमें महाभारत में भी इसका हिस्टोरिकल रेफरेंस मिलता है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि प्राचीन तमिल लिटरेचर में ये बताया जाता है कि एक राजा थे जिनका नाम था पेरू सेनलतान, एक राजा थे, चेरा राजा थे। ये कहा जाता है कि वो महाभारत युद्ध के दौरान कैटरिंग सर्विस करते थे। सो अगेन वो एरिया आज भी फेमस है खाने के लिए। उडुपी वहीं से है, थोड़ा केरला से थोड़ा ऊपर जाएंगे उडुपी है, बॉर्डर में है, केरला बॉर्डर में है, केरला से 1-2 घंटे की दूरी भी है। तो उडुपी आज भी फूड के लिए बहुत फेमस। आप कहीं पे भी जाइए, उडुपी कृष्णा होटल, उडुपी गणेश भवन, उडुपी और उडुपी आते हैं, क्योंकि उडुपी का खाना साउथ इंडियन खाना जो है बहुत फेमस है, तो वो ट्रेडिशन आज भी कंटिन्यू हो रहा है। तो वैसे देखा जाए बहुत सारे मतलब मैं बताते जाऊँ शायद हमें 3-4 एपिसोड करने पड़ेंगे महाभारत की ज्योग्राफी टच करने की, इतने सारे प्लेसेस हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं कि इतने सारे एविडेंसेस आप बता रहे हो, तो इतने सारे एविडेंसेस होने के बाद भी हम देखते हैं कि हिंदू हिस्ट्री के ऊपर, हिंदू इतिहास के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग सवाल उठा देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है आपके हिसाब से? देखिए जब कॉलोनियल पीरियड था भारत में, अंग्रेजों का इंटेंशन ये था कि मतलब प्रीवियस उनके पहले जो भी थे फॉरेन फोर्सेस, उनका पर्सपेक्टिव और उनका वे ऑफ हैंडलिंग इंडिया वाज वेरी डिफरेंट। उनका था सीधा ठोको या मारो, मंदिरों को तोड़ो, कन्वर्ट करवा लो। एंड सम ऑफ देम हैड डिफरेंट सिचुएशंस, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में क्या हुआ था, उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि हम कितने बार भी इनको करें, ये लोग बार बार बाउंस बैक करते हैं, बार बार बाउंस बैक करते हैं। वहीं पे उनका रिलीजियस स्पॉट बनता है, वापस वही जगह पे मंदिर बनाते हैं, चाहे कितने बार भी तोड़ा जाए। इनको हमें दिमाग में कीड़ा डालना है, कीड़ा कि दिमाग में इनको फेमस कोट है, ब्राउन स्किन दिमाग जो है अंग्रेज का हो। तो उन्होंने क्रिएट किया था कि हम अपने कल्चर से विमुख हो और हम अपने इतिहास को डाउट करें और हमारे एंशिएंट टीचिंग्स को हम रिजेक्ट करें। कि देखिए हर कोई रिलीजन में जो चीज़ें हैं, आई मीन स्पेशली सनातन धर्म का आप ले लीजिए, इट हैज़ टू बी, या बुद्धिज्म ले लीजिए, जैनिज्म ले लीजिए, टीचिंग्स ऑफ दोज पर्टिकुलर रिलीजन, ट्रेडिशन, कल्चर को मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देश काल पात्र के हिसाब से उसको समझना और अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल ये कहा जाता है कि सन्यासियों को क्रॉस करके नहीं जाना चाहिए, सीज क्रॉस करके नहीं जाना चाहिए, बट आजकल हर कोई सन्यासी करता है। जो प्रोमिनेंट सन्यासीज हैं हर कोई बाहर जाते हैं, बाहर जाते हैं प्रचार करेंगे। देश काल पात्र के हिसाब से उन्होंने इस टीचिंग को, इस पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग को रीअप्लाई किया है। तो रीएप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। मेनी टाइम्स प्रॉब्लम ये हमने फेस किया दैट रीएप्लीकेशन सही से हमने किया नहीं, हम रिजिडली फिक्स रहे पास्ट के हिसाब से। इसलिए जब इन्वेजन्स हुआ उस टाइम पे वो लोग उस टाइम के हिसाब से दे वर अडेप्टिंग, हम अडेप्ट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल एक है कि हमें रात को लड़ाई हम नहीं करेंगे, हम पीठ पे वार नहीं करेंगे, बट वो लोग तो कर रहे हैं। वो लोग आपके वीक पॉइंट जान से, अंग्रेजों को वैसे भी आपके वीक पॉइंट पता था, इसलिए तो उन्होंने स्टडी किया पूरे भारत को। अंग्रेजों का पहला इंटेंशन क्या था? भारत को अच्छे से स्टडी को।
तो इम्पॉर्टेंट है, अगर कोई एंशियंट कल्चर को सर्वाइव करना है, इट हैज़ टू अंडरस्टैंड हाउ द वर्ल्ड इज अडेप्टिंग एंड अडॉप्टिंग। उसके हिसाब से रीएप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उसको फॉर एग्जांपल जैसे सन्यासी का एग्जांपल, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं, तो उसको री अंडरस्टैंडिंग एंड री अप्लाइंग अकॉर्डिंग टू देश काल पात्र बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और वो कई बार हमारे इंडिया में, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू वी सम ऑफ देम, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हर कोई था ऐसे, सम ऑफ देम डिडंट वांट टू रीअप्लाई इन द मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट एक चीज, क्योंकि वो लोग आपके साथ डिबेट करना चाहते हैं इन एन एकेडमिक स्टैंडर्ड, और आप करना चाहते हो उनके साथ शास्त्रार्थ, प्लेटफॉर्म नहीं बन पा रहा है ना एक चीज। और हमारे अगेंस्ट क्यों इतना था, बिकॉज उनको ये लगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सिविलाइजेशन है कॉन्कर करना, अगर हमें इनको कॉन्कर कर दिया तो इनका वेल्थ, इनका नॉलेज, इनका एजुकेशन, ये वो सब हमें मिलेगा। आप देखिए क्या जीडीपी था ब्रिटेन का, क्या जीडीपी था। आज ब्रिटेन इतना ऊपर कैसे उठा, जीडीपी कैसे आगे बढ़ गया उसका। 1000 साल पहले भारत था नंबर 1 जीडीपी, इतना पीछे कैसे चला गया, 30 से भी नीचे चला गया। जब 1947 इंडिपेंडेंस हुआ 30 से भी नीचे चला गया था भारत, अप्रॉक्सीमेटली 35-40 के आसपास। तो सारा वेल्थ, उसका एडवांसमेंट, उसका नॉलेज सिस्टम। अब देखिए 11वीं सेंचुरी में भारत का सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटीज में से एक नालंदा खत्म होता है, और 100 साल के अंदर, अप्रॉक्सीमेटली 100 ईयर्स के आसपास उसके बाद था यूके का पहला यूनिवर्सिटी शुरू होता है, जो आज दिन तक कंटिन्यू चलता आ रहा है। ये सारे ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज, ये सारे बहुत प्राचीन है, 700-800 हज़ार साल उस रेंज में आते हैं, मतलब बहुत प्राचीन मीन्स उनके लिए बहुत प्राचीन है, और वो कंटिन्यूस हिस्ट्री है। तो एजुकेशन सेंटर्स बहुत क्रिटिकल है एक सिविलाइजेशन की ग्रोथ के लिए। सेम अंग्रेजों ने उस पे टारगेट किया, एजुकेशन सेंटर्स पे टारगेट किया। वैसे भी टूटा हुआ था भारत उस टाइम पे, बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ दिस फॉरेन इन्फ्लुएंस। उस टाइम पे बिल्कुल अपॉर्चुनिट मूवमेंट था। मुगल्स वेर रूलिंग, उसके बाद मराठास आए, मराठास वर ट्राइंग टू अगेन रिकंस्ट्रक्ट भारत, फिर अगेन ब्रिटिश केम एंड टॉपल्ड मराठास। तो रिकंस्ट्रक्शन सही से हो नहीं पाया, फिर से कोलैप्स। सो ये पूरा पर्सपेक्टिव जब हम देखेंगे, ये चीज़ क्लियर होता है कि मिथोलॉजी नैरेटिव भारत के अगेंस्ट इसलिए फैला गया था कि दे रिमेन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम देयर रूट्स, उठ ही नहीं पाया फिर से। इसलिए आप देखिए चीन इतना फास्ट प्रोग्रेस कर रहा है, भारत इतना कंपेयर टू चाइना बहुत बहुत पीछे है, बहुत पीछे। तो दिस विल ऑफेंड सम पीपल व्हेन आई से दैट, बट फैक्चुअली अगर आप चाइना का देखेंगे, द वे दे आर वर्किंग, हमारा कितना टाइम जा रहा है इन सो मेनी ऑफ दिस पेटी पॉलिटिक्स एंड सिली चीज़ों पे हम आज भी फंसे हुए हैं। जो सिस्टम क्रिएट हुआ है इन द पास्ट 1000 ईयर्स और ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड, आज दिन तक कंटिन्यू हो रहा है। वी आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट, इसलिए वो लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं एंड वी आर लैगिंग बिहाइंड। अच्छा, एक चीज हम और देखते हैं, जैसे कि जो बाहर के ऐसे गॉड्स देखते हैं, ग्रीक के देखें या और भी, जैसे हम अगर गॉड्स देखते हैं तो उनका जो स्वरूप होता है वो कहीं ना कहीं हमारे जो गॉड्स हैं उनसे मिलता जुलता ही होता है। तो इसके पीछे क्या मतलब रीजन है? देखिए व्हेन यू गो डीपर, पीछे जब हिस्ट्री पे आप पीछे जाएंगे, देन यू विल सी दैट पीछे 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 चलते रहिए, देन 5000 साल पहले महाभारत का जब आप जियोग्राफी स्टडी करेंगे, देन यू विल फाइंड दैट देयर इज 300 प्लस महाभारत के किंगडम्स बोल सकते हैं, या पीपल ग्रुप्स बोल सकते हैं, या एथनिसिटीज बोल सकते हैं। जना, बेसिकली जना, 300 से भी ज्यादा जन का वर्णन है महाभारत। जन मतलब लोग, 300 टाइप के लोग, जैसे कुरु एक जन है, यदु एक जन है, चेरा एक जन है, चोला एक जन है, तो इतने सारे जन वर्णन है। तो ये जनों अलग अलग डिफरेंट जन थे, बट इनका कॉमन हेडक्वार्टर्स था हस्तिनापुर एंड इंद्रप्रस्थ, राइट। तो कल्चरली ये लोग बहुत कनेक्टेड थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो इसलिए आप देखिए 2000 ईयर्स के पहले वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, यूरोप एंड सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अफ्रीका ऑल्सो, यहाँ पे व्हेन यू स्टडी दिस डिफरेंट गॉड्स एंड गॉडेसेस जो पास्ट में थे, वेरी सिमिलर टू इंडियन गॉड्स, मतलब इंडियन देवी देवताओं से बहुत सिमिलर। सर एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, मित्र। वेदों में बहुत
प्रोमिनेंट मंत्र है ओम मित्राय नमः। सूर्य देव का नाम है मित्र। क्या यही मित्र कैरी फॉरवर्ड हुए टू डिफरेंट कल्चर्स अक्रॉस द प्लैनेट। 3700 साल पुराना एक इंस्क्रिप्शन है, मिला है तुर्की में, जिसका नाम है बोगैस्को इंस्क्रिप्शन। बोगैस्को इंस्क्रिप्शन में ये कहा गया है कि दो राजा, हिटाइट वंश के राजा और मिटानी, दो राज्य थे उस टाइम पे, हिटाइट्स एंड मिटानीस, तो ये दोनों अपने बीच में संधि कर रहे हैं, एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट में वो बोल रहे हैं कि हम वी आर इन्वोकिंग द डिवाइन, इन्वोकिंग द गॉड्स एज डिवाइन विटनेस। डिवाइन विटनेस मतलब हम लोग को दैवी साक्षी के रूप में इनवाइट कर रहे हैं कि आप लोग दैवी साक्षी हो, हम जो एग्रीमेंट कर रहे हैं। और इसमें किस देवताओं का नाम लिखा है? इंद्र, मित्र, वरुण एंड अश्विनी कुमार के एक नसत्य। अच्छा, सोचिए देखिए, 3700 साल पुराने इंस्क्रिप्शन तुर्की में मिला, तुर्की में इंद्र, मित्र, वरुण। और इंद्र जो है ही वाज देयर अक्रॉस मेनी कल्चर्स। इंद्र के जो असिस्टेंट थे पार्जन्य, ही वाज अक्रॉस मेनी कल्चर्स। पार्जन्य बन गए पेरुन, पेरिनबिजा, यूरोप के कई सारे एंशिएंट सिविलाइजेशंस में पार्जन्य थे, इंद्र थे। मित्र, मित्र इतने प्रोमिनेंट थे तो पारसी ज़ोरोआस्ट्रियन रिलीजन में मित्र थे, ग्रीक्स के पास मित्र थे, मित्र गॉड, सन गॉड, सूर्य देव। देर मित्र इनके पास भी थे, रोमन्स के पास। और रोमन्स मित्र वर्शिप लेके गए थे यूके, यूनाइटेड किंगडम, लंदन में, राइट नेक्स्ट टू बकिंगम पैलेस। बकिंगम पैलेस के 2 से 3 किलोमीटर की दूरी में आप देख सकते हैं, देयर इज अ मित्र टेम्पल। 2000 साल पुराना मित्र टेम्पल है, सूर्य देव का मंदिर। अगर आप लंदन जाएंगे जरूर जाइएगा, लंदन मित्र ही है उसका नाम। सो पॉइंट इज ये सारे डिफरेंट गॉड्स एंड गॉड, बिकॉज कल्चर वाज वेरी सिमिलर अक्रॉस द ग्लोब, एंड एज टाइम प्रोग्रेस डिफरेंट कल्चर्स अपने खंडित होते गए, डिस्कनेक्टेड होते गए भारत से, एंड दे क्रिएटेड देयर ओन आइडेंटिटीज। तो जैसे अभी हम बात कर रहे हैं अलग अलग कल्चर्स के गॉड्स की, तो इसी में हम अगर देखें तो और कौन से हमें एविडेंस मिल सकते हैं बाहर के कोई गॉड्स हो जो बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करते हो हमारे गॉड से? राइट। सो अगर आप ग्रीक सोर्सेस स्टडी करेंगे, मेगास्थेनस जो पहले रिकॉर्डेड फॉरेन ट्रैवलर हैं, भारत में आए थे, मेगास्थेनस अपनी किताब में लिखते हैं कि भारत में एक गॉड थे जिनका नाम था हेरेक्लेस, जिनकी पूजा होती थी इन अ सिटी नेम्ड एज मेथोरा। गेस कर सकते हैं आप कौन सा सिटी है मेथोरा? मथुरा। मथुरा, मेथोरा शहर में एक गॉड थे जिनका नाम था, जिनकी पूजा होती थी, वो गॉड का नाम था हेरेक्लेस। और हेरेक्लेस की पूजा उपासना करने वाले लोग कौन थे? जिनका नाम था सौर सेनॉय। एनी गेसेस? सौर सेनॉय, आप क्या लग रहा है कौन है? सौरसेन कौन है? दे आर शूरसेन वंशज के लोग हैं। ओके, सौरसेन बन जाता है सौर सेनॉय, राइट। सौर सेनॉय लोग मेथोरा शहर में हेरेक्लेस नाम के गॉड की वर्शिप करते हैं। और मेथोरा शहर में एक नदी भी बह रही है जिसका नाम आपको पता ही होगा, राइट, जमुना। बट वो जमुना नहीं बोलता है, वो बोलता है जोबारेस। जैसे गंगा को उसने गैंजेस कर दिया, जमुना को जोबारेस कर देता है। तो देखिए कितने इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल, कितने मेथोरा नाम के शहर में जोबारेस बह रही है, वहाँ पे शूरसेन वंशज लोग जो यादव थे बेसिकली, वो एक गॉड की पूजा करें जिसका नाम था हेराक्लेस। अभी इंटरेस्टिंग ये है कि ग्रीक कल्चर में भी एक गॉड थे जिनका नाम था हेराक्लेस। तो क्या ग्रीक गॉड हेराक्लेस की पूजा यहाँ पे होती थी? बिल्कुल नहीं। तो ये हेराक्लेस का वर्णन क्यों कर रहे हैं? सोचिए। आपको एक और एक इंटरेस्टिंग डिटेल देता हूँ कि जब अलेक्जेंडर की आर्मी आती है इंडिया के अंदर, उस टाइम पे पोरस, पता है हमें पोरस? जी। पोरस के आर्मी में उन्होंने जानबूझ के एक फोटो का डिस्प्ले करते हैं, एक फोटो दिखाते हैं कि हमारे पास ये व्यक्ति है, देखो। और वो व्यक्ति कौन थे? ग्रीक सोर्सेस बता रहे हैं कि वो व्यक्ति कौन थे? हेराक्लेस। मतलब वो हेराक्लेस की फोटो दिखा रहे हैं ग्रीक्स को। सोच के देखिए, ग्रीक गॉड हेराक्लेस है, अलेक्जेंडर आया है ग्रीस से, तो ये ग्रीक गॉड को क्यों दिखाएंगे इंडियंस? जैसे इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हो फॉर एग्जाम्पल, और इंडियन आर्मी में कोई जिन्ना का फोटो पकड़ सकता है?
नहीं पकड़ सकता है, हो ही नहीं सकता है। तो ये हेराक्लिस है कौन? It cannot be a Greek god. Why would Indians worship a Greek god in front of the invading Greeks? तो मेगास्थनीज जो हेराक्लिस की रेफरेंस कर रहा है, वो हेराक्लिस जो ग्रीक गॉड हेराक्लिस है, उसका क्वालिटीज इसमें सिमिलर है, मतलब दे हैड सिमिलैरिटीज। इसलिए उसको लगा कि ग्रीक गॉड हेराक्लिस की उपासना कर रहे हैं, बट एक्चुअली वो ग्रीक गॉड हेराक्लिस हो ही नहीं सकता। ये उपासना हो रही थी इंडियन हरिकुला ईश की। हरि कुल ईश किसके कुल? शूरसेन कुल की ईश, सौरसेनॉय। हरिकुला ईश है शूरसेन। अब आप देखिए हेराक्लिस सौरसेनॉय बन जाता है, मीनिंग बन जाता है। तो हरि जो शूरसेन कुल के ईश थे, उनकी उपासना मथुरा में हो रही थी। 2300 साल पुराने हिस्टोरिकल रेफरेंस है। इंटरेस्टिंग ये है कि मैच जो हेराक्लिस है, जो ग्रीक हेराक्लिस है और भारतीय हरि, इनके सिमिलरिटीज भी बहुत थे। ऐसे ही उसने नहीं बताया। ऑफ कोर्स हेराक्लिस ही becomes a Hercules in English language, the strong man, and all that. So Heracles had some similarities also. For example, Krishna जो है, he is known to dominate the Kaliya Nag, for example. And Heracles वो भी dominate करते हैं एक नाग को, जिसका नाम था हाइड्रा। अच्छा, हाइड्रा, राइट। सो कितने सिमिलर, तो कहीं सारे ऐसे सिमिलरिटीज होने के कारण मेगास्थनीज वाज स्ट्रिक्ट टू बिलीव कि शायद इंडियंस वर्शिप कर रहे हैं ग्रीक गॉड नेम्ड हेराक्लिस, पर हो ही नहीं सकता है। इट वाज भारतीय हरि कुल ईश शौरसेन। वैसे कई सारे हैं देवी देवता, जैसे अगर उनके हिस्ट्री को डीपली स्टडी करेंगे, देन वी विल फाइंड वेयर देयर हिस्ट्री स्टार्टेड, हाउ इट्स इंटरकनेक्टेड। पूरा हिस्ट्री जो है, कई जितना पीछे जाते हैं, यू विल सी एन इंटरकनेक्टेडनेस अक्रॉस सिविलाइजेशंस ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम्स, राइट। तो वो चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा ओरिजिन कहाँ से। डिस्कवरिंग योर रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। सही। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। मतलब ये जो बातें आज हुई हैं, मतलब इतनी पॉइंट टू पॉइंट, इतनी डीप कन्वर्सेशन आज हुई है, मतलब मज़ा होता है। मैं इस उसे रोकने का मन नहीं है लेकिन कहते हैं ना कि आज हम अगर रुकेंगे तो फिर दोबारा किसी दिन एक और बार हम बैठेंगे, और हर अच्छी चीज़ का अंत कभी ना कभी हो ही जाता है। सो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपसे ये बात करके। ये जो नॉलेज आपने शेयर करी है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और जो आपने किताब लिखी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इन एविडेंसेस को लोगों तक पहुंचाने का काम किया। तो ये देख के भी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और मैं आपको कहूँगा कि आप ऐसे ही करते रहो, और बहुत सारे और एविडेंसेस आप कलेक्ट करते रहो, और ऐसे ही हमारा जो कल्चर है उसको थोड़ा सा हम कहें कि जो हमारी जनरेशन भटक चुकी है वो थोड़ा क्या बोलते हैं, रास्ते पे आए। उसमें आप जो हेल्प कर रहे हो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आज समझने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सो थैंक यू सो मच सर। एंड महाभारत मिथ और हिस्ट्री इज़ अवेलेबल ऑन अमेजोन। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके इसे परचेज कर सकते हैं, और सोशल हैंडल्स भी चंद्रू सर के अवेलेबल हैं डिस्क्रिप्शन में, आप उनको जाके जरूर चेक करें, उनके साथ कनेक्ट हुए। और इस एपिसोड को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही बहुत सारी पर्सनालिटीज आती रहेगी, तो जुड़े रही चैनल के साथ में। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।